Hello everyone, welcome to biology lecture. Myself Somnath Palichayar. We had already started our chapter called as a organism and population. ठीक है, ये चैप्टर हम लोगों ने ऑलरेडी 2 वीडियोस इसके अपलोड कर चुके हैं. ये हमारा लाइक यू कैन से थर्ड लेक्चर रहेगा और इस लेक्चर में हम लोग चैप्टर को खत्म करेंगे. यहाँ पे आज का जो लेक्चर रहेगा वो है विथ रिस्पेक्ट टू द पॉपुलेशन इंटरैक्शन. ठीक है, वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट और काफी फेमिलियर टॉपिक है. आप लोगों ने काफी सारी चीजें ऑलरेडी समझ के रखी है विथ रिस्पेक्ट टू दिस चैप्टर. ठीक है, अभी क्या है तो खाली हम लोग को इसको लिंक करना है एक दूसरे टॉपिक के साथ. ठीक है, तो कैसे लिंक करेंगे और कैसे इसको समझेंगे, चालू करते हैं इसको सो दैट यू विल अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट. ओके, तो यहाँ पे आप लोग जैसे कि एक टेबल देख रहे हो जो आपको नॉर्मली एनसीईआरटी पे भी मिल जाएगा क्योंकि नोट्स हैज बीन प्रिपेयर्ड फ्रॉम द एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक इटसेल्फ. ओके, सो सी स्पीशीज ए स्पीशीज बी एंड द नेम ऑफ इंटरेक्शन लिखा हुआ है. ठीक है, ये टेबल अगर आप लोगों ने कर लिया तो ये टेबल से जो स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस आते हैं वो आप लोग डील कर लोगे. ठीक है, इंपॉर्टेंट है. जैसे कि यहाँ पे प्लस साइन है, यहाँ पे भी प्लस साइन है और लिखा है म्यूचुअलिज्म. ओके, तो म्यूचुअलिज्म तो आप लोगों को ऑलरेडी पता है. जैसे कि अगर मैं रेंट के हाउस में रह रहा हूँ तो ये जो रेंट का हाउस है वो किसी का तो हाउस होगा, राइट, ओनर होगा इसका. तो ओनर को मेरे से पैसे मिल रहे हैं और मुझे ओनर से घर मिल रहा है रहने के लिए. ठीक है, अंडरस्टैंडिंग दोनों के तरफ है, फायदा दोनों का है. ठीक है, इस तरीके से दोनों में अंडरस्टैंडिंग होने के कारण दोनों का अच्छी तरीके से समय कट रहा है. ठीक है, प्रॉफिट भी हो रहा है. तो नाउ सी ओवर हियर, दोनों प्लस का साइन का मतलब ये है बोथ इंडिविजुअल्स आर गेटिंग बेनिफिटेड ओवर हियर. ठीक है, माइनस साइन ये बताता है कि कोई भी बेनिफिटेड नहीं है, चाहे वो स्पीशीज ए हो या चाहे वो स्पीशीज बी हो. जैसे कि कंपटीशन की बात करें तो यहाँ पे बेनिफिशियल किसी का भी नहीं देखने मिल रहा है. ठीक है, वही अगर प्रीडेशन की बात करें तो एक बेनिफिटेड होता है और दूसरा बेनिफिटेड नहीं होता इन केस ऑफ द प्रीडेशन. ठीक है, और स्पीशीज ए एंड यहाँ पे भी सेम सिनारियो, माइनस प्लस है तो प्लस माइनस है. तो देखो यहाँ पे पैरासिटिज्म वाला कंडीशन है, जो पैरासाइट रहता है उसको प्लस पॉइंट रहता है, लेकिन जो जिसके ऊपर पैरासाइट रहता है, जो होस्ट रहता है, उसको कोई लाइक यू कैन से फायदा नहीं होता उसमें. ठीक है, लेकिन सी ओवर हियर अभी यहाँ पे प्लस है, एक जीरो लिखा हुआ है. जीरो स्टैंड फॉर लाइक उसका फायदा भी नहीं है उसका नुकसान भी नहीं है. ठीक है, इन दैट सेंस तो ये कमेंसलिज्म में देखने मिलेगा. और एक का नुकसान हो रहा है लेकिन दूसरे को कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है, दैट इज विल बी सीन इन द अमेंसलिज्म. ठीक है, तो ये आप लोगों ने यहाँ पे टेबल देखा है, बेसिक सा इंट्रोडक्शन था जो मैंने बताया. इंपॉर्टेंट है, कर लो, इंपॉर्टेंट है ये टेबल बहुत ज्यादा. फाइन, बढ़ते हैं आगे. Both species benefit in mutualism and both lose in competition in interaction with each other. ठीक है, now see, in both parasitism and predation only one species will get benefit, that is the parasite, or you can say the predators, and the interaction is detrimental to the other species, that is the host and prey. The interaction where one species is benefited and the other is neither benefited nor harmed is called as a commensalism. In commensalism, one species is harmed whereas the other is like remain as a unaffected. Okay, note क्या बोल रहा है यहाँ पे, predation, parasitism and commensalism share a common characteristic, that is the interacting species live closely together. Okay, तो यहाँ पे क्या common है तीनों में, जैसे कि predation, parasitism and commensalism में, कि that they see the interacting species live closely together. ओके, अभी इसको समझने के लिए हम लोगों को पहला टॉपिक जो आ रहा है स्क्रीन पे वो है प्रीडेशन. प्रीडेटर्स प्लेज अ इंपॉर्टेंट रोल्स, बहुत जरूरी है ये तो आप लोगों को भी पता है. दैट इज दे कीप द प्रे पॉपुलेशन अंडर कंट्रोल, नहीं तो उनकी पॉपुलेशन की तादाद बढ़ते ही रहेगी. ठीक है, नाउ टू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट, द प्रिकली पियर कैक्टस, एक कैक्टस नाम है जिसका नाम है प्रिकली पियर करके कैक्टस, इंट्रोड्यूस इनटू द ऑस्ट्रेलिया इन द ईयर ऑफ 1920. देखते देखते वो बहुत इजीली स्प्रेड हो गया इनटू द मिलियंस ऑफ हेक्टर्स ऑफ रेंज लैंड. ठीक है, एक एरिया में वो काफी लाइक मिलियंस ऑफ हेक्टर्स में वो आराम से स्प्रेड हो गया देखते ही देखते. तो अभी इसको कंट्रोल करने के लिए कैसे होगा, तो ये क्वेश्चन मार्क आ गया. तो एक मॉथ के बारे में पता चला, एक मॉथ है जो कि कैक्टस के ऊपर फीड होता है, इट एक्ट्स लाइक अ प्रीडेटर. ठीक है, सो नोट, प्रीडेटर मेंटेन्स द स्पीशीज डाइवर्सिटी इन अ कम्युनिटी बाय रिड्यूसिंग द इंटेंसिटी ऑफ द कंपटीशन among the competing prey species. ओके, तो ये नोट है तुम्हारे लिए, एनसीईआरटी की लाइन है, इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लो. ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल,
In the rocky intertidal communities of American Pacific coast, the starfish piaster is an important predator. Okay, in a field experiment, when all the starfish were removed from the enclosed intertidal area, more than more than two species, more than 10 species of invertebrates become extinct विद इन अ ईयर बिकॉज ऑफ इंटरस्पेसिफिक कंपटीशन। ठीक है, तो ये आप लोगों को एक पैराग्राफ में एक और एग्जांपल के बारे में सी पियास्टर स्टारफिश पियास्टर के बारे में यहाँ पे बताया था। तो ये भी आप लोगों को कंपलसरी याद रखना है। नेक्स्ट, if a predator is too efficient and overexploits its prey, then the prey might become extinct, and the following it the predator will also become extinct for the lack of food। ओके, सिंपल सी बात है, अगर एक एक्स पर्सन किसी वाई पर्सन के ऊपर वो कंटिन्यूअसली उनको फीड करते जा रहे हैं, अगर वाई पर्सन के पॉपुलेशन कम हो जाएंगी तो इनडायरेक्टली एक्स पर्सन का भी पॉपुलेशन कम होने ही वाला है। ओके, क्योंकि अभी उसके पास खाने के लिए कुछ बचा नहीं है। ठीक है, दिस इज द रीजन वाई द प्रेडेटर इन नेचर आर प्रोडुएंट। ओके, सो ये आप लोगों को एक बात याद रखना है। Prey species have evolved various defense to lessen the impact of the predation. Example number one, some species of the insect and frog are, see, cryptically colored। Okay, that is a कैमोफ्लाज जिसको आप लोग कह सकते हो, टू अवॉइड बीइंग डिटेक्ट इजिली बाय द प्रेडेटर। मतलब क्या, जैसे कि आप लोगों ने इंडस्ट्रियल मिलानिज्म पढ़ा था, तो वहां पे क्या है, जब नॉर्मल कंडीशन चल रही थी लाइक बिफोर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, तो काफी प्लांट्स के ऊपर यू कैन एबल ग्रोइंग ओवर देयर जिनके अंदर लाइक ब्राइट कलर के मॉथ जो है वो इजीली कैमोफ्लाज हो जाते थे और डार्क कलर के मॉथ जो थे वो दिख जाते थे। ठीक है, लेकिन वही अगर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन चलते रहा तभी क्या होने लगा, डार्क कलर के मॉथ जो है वो कैमोफ्लाज होने लगे विथ रिस्पेक्ट टू द बार कलर। ओके, और जो ब्राइट कलर के मॉथ जो थे वो एक्सपोज होने लगे। ठीक है, क्योंकि लाइकेंस अभी ग्रो नहीं करते, क्योंकि वो लाइकेंस क्या है, पोल्यूशन इंडिकेटर्स है, पोल्यूशन वाले एरिया में ग्रो नहीं करते। तो ये सिंपल सा एग्जांपल था जो आप लोगों ने एवोल्यूशन वाले चैप्टर में पढ़ा था, वही सेम यहाँ पे बताने की कोशिश हो रही है। ओके, सम आर पॉइजनस एंड देयरफॉर अवॉइडेड बाय द प्रेडेटर्स आल्सो। तो प्रेडेटर्स को भी पता चल जाता है कि हाँ बाबा ये पॉइजनस है, इसको इग्नोर मारते हैं करके। ठीक है, दैट इज व्हाट द कंडीशन ओवर हियर। नेक्स्ट एग्जांपल यू कैन सी ओवर हियर, मोनार्क बटरफ्लाई। ओके, is highly distasteful to its predator, that is a bird, because of a special chemical present in their body। इसके वजह से वो पर्टिकुलर बटरफ्लाई कोई खाता नहीं है। बटरफ्लाई एक्वायर्स दिस केमिकल प्रेजेंट ड्यूरिंग इट्स कैटरपिलर स्टेज बाय फीडिंग ऑन ए पॉइजनस फीड। ठीक है, तो कैटरपिलर स्टेज में वो पॉइजनस फीड के कारण उसके बॉडी में ही वो ऐसी एक्टिविटी होने लगी, दैट इज व्हाई दैट पर्टिकुलर बटरफ्लाई इज नॉट ईटन बाय द बर्ड्स। ओके, द इंसेक्ट हु फीड ऑन द प्लांट सेप आर नोन एज द फाइटोफैगस। ये आपको एक नाम याद रखना है, फाइटोफैगस क्या होते हैं। तो वो इंसेक्ट होते हैं जो कि प्लांट सेप को खाते हैं। ठीक है, नाउ प्लांट्स आल्सो इवॉल्व्ड a variety of morphological and a chemical defense against the herbivores। Okay, for example acacia cactus has a developing the thorns on their body। ठीक है, calotropis जो कि है grown in the field for its poison cardiac glycosides। ओके, तो ये एक एग्जांपल है जो आप लोगों को याद रखना है। एकेशिया एंड कैक्टस के ऊपर कांटे होते हैं जिनके कारण वो खुद को बचा पाते हैं, और कैलाट्रोपी जो है वो खुद में ही एक पॉइजन है। ठीक है, तो इससे काफी सारी दिक्कतें आती है, तो नॉर्मली एनिमल्स इनसे दूर रहना ही पसंद करते हैं। कमिंग टू द नेक्स्ट topic, that is a competition। Okay, so Darwin has said or talked you can say about the struggle for the existence and survival of the fittest in the nature। Okay, जो हम लोग ऑलरेडी इवोल्यूशन में पढ़ चुके हैं। He has convinced that interspecific competition is a potent force in ऑर्गेनिक एवोल्यूशन। ये जो लाइन है ये इंपॉर्टेंट लाइन है, एज इट इज आपको रीड करनी है। ठीक है, नेक्स्ट नोट, it is generally believed that competition occurs when closely related species compete for the same resource that are limiting। ओके, तो ये इसे तो समझ में आ ही गया रहेगा, अगर पानी ऑलरेडी घर पे पानी नहीं आ रहा है तो आप लोग नॉर्मल सी बात है।
इंडिविजुअल्स अगर खाने के बारे में अगर झगड़ा कर रहे हैं, या फिर बेसिक सी बातें ये है कि एक बहुत तेजी से खा रहा है और एक को हो सकता है कि उसके स्पीड के वजह से उसको थोड़ा सा दिक्कत आ जाए, ठीक है। सो इन दैट सेंस ऑल्सो इट माइट अफेक्ट ओवर हियर। क्लियर है? तो अभी बढ़ते हैं आगे, इसको समझो ठीक से। ओके, रिसोर्स नीड नॉट टू बी लिमिटिंग फॉर द कंपटीशन टू ऑकर। ओके, रिसोर्स का लिमिटिंग फैक्टर ही हमेशा मतलब नहीं होता, ओके, कंपटीशन होने के लिए। एक की फीडिंग की कैपेसिटी अगर ज्यादा है और वो तेजी से खा पा रहा है, सो दैट इज द केस। ओके, और जो एक स्लो खा खा रहा है उसका एक अलग से सिनेरियो यहाँ पे देखने मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट, competition is best defined as a process in which the fittest of the one species, okay, measured in terms of R, that is called as the intrinsic rate of increase, is significantly lower in the presence of the another species. Now Gauss says that, very important paragraph, okay, ये important है आप लोगों के लिए. Gauss says that when resources are limited, the competitively superior species will eventually eliminate from the other species. Okay, अभी जो सबसे ताकतवर रहेगा वही उस पर्टिकुलर एरिया में अपना राज्य कर पाएगा, लेकिन जो लेस ताकतवर रहेगा, ओके, जो फाइट नहीं कर सकता, दैट पर्सन हैज टू बी एलिमिनेटेड फ्रॉम दैट पर्टिकुलर एरिया। ओके, तो सिंपल सी बात है, देखो, Gauss says that when resources are limited, the competitively superior species is eventually eliminated from the other species. Okay. Now, the Abingdon tortoise in the Galapagos Island becomes extinct within a decade after goats were introduced on the islands due to the greater browsing efficiency of the goats. अभी सी गोट की बात करें और अगर मैं यहाँ पे टॉर्टोइस की बात करूँ, तो दोनों भी लाइक यू कैन से हर्बीवोरस टाइप है, ग्रासेस वगैरह ही खाते हैं, ठीक है। लेकिन जो ग्रेजिंग की पावर है, जो जल्दी जल्दी ग्रेज करने की एबिलिटी है, वो गोट्स के पास है एज कम्पेयर टू द टॉर्टोइस, ठीक है। तो अगर गोड्स ही सारी चीजों को खाते रहेंगे, फटाफट खाते रहेंगे, तो वो देखते देखते लाइक टॉर्टस के लिए कुछ बचेगा ही नहीं, ठीक है। तो इन शॉर्ट क्या हो रहा है, टॉर्टस इनडायरेक्टली उस एरिया से बाहर हो जा रहे हैं। फाइन, कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट, एग्जांपल फॉर कॉम्पिटिटिव रिलीज ओवर हियर, सी a species whose distribution is restricted to a small geographical area because of the presence of the competitively superior species is found to expand its distributional range dramatically when the competing species is experimentally removed. ठीक है, तो कोई बात नहीं थी इस पैराग्राफ में इतना. Cornell's elegant field experiment shows that on the rocky sea coast of the Scotland, okay, कौन सा एरिया दिया है, रॉकी एरिया दिया है स्कॉटलैंड का, the layer and the competitively superior barnacles balanus, okay, barnacle balanus एक species दिया हुआ है यहाँ पे, जो कि like superior quality का माना गया है, जो कि dominates करता है the intertidal area को, which excludes the smaller barnacles. यहाँ पे एक species दिया है यहाँ पे क्या दिया है, कैथोथैलेमस, ओके, फ्रॉम दैट जोन. तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे बैरनेकल बैलेनस वाज अ डोमिनेटिंग स्पीशीज ओवर द स्मॉलर बैरनेकल स्पीशीज, ओके, और उस एरिया से ही आप बोल सकते हो कैथोथैलेमस जो था वो गायब हो चुका है, ठीक है. नाउ if the two species compete for the same resource, they could avoid competition by choosing, for the instance, different times for feeding or different foraging patterns. Okay, तो यहाँ पे इतना कोई important नहीं है. Coming to the next one, for example, MacArthur shows that the five closely related species of the warblers. Okay, तो वार्बलर्स क्या होते हैं, तो ये येलो कलर के छोटे छोटे स्मॉल बर्ड्स होते हैं, ये आप लोग एक बात समझ लो यहाँ पे, ठीक है. अब यहाँ पे कितना दिया है, फाइव रिलेटेड स्पीशीज दिए वार्बलर्स के, लिविंग ऑन द सेम ट्री, तो एक ही ट्री है जिसके ऊपर फाइव डिफरेंट स्पीशीज जी रहे हैं, ठीक है, रह रहे हैं. were able to avoid competition and coexist due to the behavioral difference. तो हर एक का behavioral pattern जो है वो different होने के कारण सभी के सभी एक ही प्लांट के ऊपर आराम से survive कर पा रहे हैं, ठीक है, in their foraging activities. That is a foraging, that is nothing but fooding activity, ठीक है. तो सबकी एक्टिविटी डिफरेंट होने के कारण वो लोग एक ही जगह पे सर्वाइव कर सकते हैं आराम से. कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज अ पैरासिटिज्म की बात करते हैं, is a relationship between the two species of the plants or animals, you can say, in which one is getting benefited at the expenses of the other.
समटाइम्स विदाउट किलिंग द होस्ट ऑर्गेनिज्म ऑल्सो। सो पैरासिटिज्म में बिना उसको होस्ट को मारे भी काम चल जाता है, ठीक है, खुद का बेनिफिट हो जाता है। तो ह्यूमन लिवर फ्लूक इज द एग्जांपल गिवन टू यू, जिसको कहा जाता है ए ट्रेमेटोड पैरासाइट। ओके, ट्रेमेटोड नथिंग बट इज अ क्लास विद द फाइलम कॉल्ड एज अ प्लैटीहेल्मिन्थ्स। ओके, द ह्यूमन लिवर फ्लूक डिपेंड्स ऑन द टू इंटरमीडिएट होस्ट, जिसको कहा जाता है स्नेल एंड द फिश, ओके, फॉर कंप्लीट्स इट्स लाइफ साइकिल। नाउ डू यू बिलीव दैट on ideal parasite should be able to thrive within the host without harming it? Okay, now see, why why didn't natural selection lead to the evolution of such totally harmless parasite? अभी ऐसा क्यों हो गया? सी, ऐसा एवोल्यूशन वगैरह हार्मलेस पैरासाइट का क्यों नहीं हुआ? जैसे कि देखो यहाँ पे, अ पैरासाइट इज an organism which lives or on the other organisms, you can say, or on other organisms and benefits by driving nutritions at the other expenses. Okay, now for example, mosquito, ticks, tapeworms and roundworms are there. Okay, ticks, arachnids जैसे कि smaller in size होते हैं, they sucks blood. Tapeworm जो कि flattened segmented worms होते हैं, they are present in the intestine. Okay, thus by definition an ideal parasite is the one which takes away the nutrition or the energy synthesized by the host. तो in short, host से जो भी material उनको चाहिए वो host से ही लेना है, ठीक है? That counts as a harm. To the extent of the harm done to the host differ with the species of the parasite. तो हर species का अपना अपना harming का level होता है, ठीक है? ऐसा जरूरी नहीं है कि harm excess level पे ही होगा. Okay, just small kind of harmness will be also possible. Okay, an organism is called as a parasite because it causes harm to the host. If it stopped doing that, it is called no more as a parasite. सही बात है ना? Okay, an organism living with other organism without causing any harm to it is called as a mutualism, or you can say commensalism. ठीक है? Now mutualism is the relationship between the two organisms where both of them are benefited, okay, benefited by the relationship. And commensalism is a relationship between the two organisms where one is getting benefited and other has to be remain as an unaffected person. अभी नोट क्या बोलता है यहाँ पे, पैरासाइट दैट फीड ऑन द एक्सटर्नल सरफेस ऑफ द होस्ट ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड एज एक्टोपैरासाइट। एग्जांपल यहाँ पे दिया हुआ है, लाइस ऑन द ह्यूमंस। ओके, कोपियोपॉड्स जिसको क्लास ऑफ क्रस्टेशियंस माना जाता है, फाइलम आर्थ्रोपोडा के अंदर आता है, दे आर रिमेन यू कैन से एक्टोपैरासाइट ऑन द मरीन फिशेस। कस्क्यूटा जो है दे आर फाइंड ऑन द, और यू कैन से फाउंड ऑन द हेज प्लांट्स, जैसे कि प्लांट्स यूज्ड फॉर द बाउंड्री, ओके, जिनको लाइक बॉर्डर पे ग्रो किया जाता है। ओके, नोट, कस्कुटा फैमिली जो है वो है कॉनोलियोसी फैमिली से बिलोंग करते हैं। दीज आर एक्चुअली रेड, ऑरेंज, येलो इन कलर। The female mosquito is not considered as a parasite although it needs our blood for the reproduction. Can you explain why? तो क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि फीमेल मॉस्किटो को पैरासाइट नहीं माना जाता, ऐसा क्यों है? क्योंकि देखो, फीमेल एनोफिलस इज नॉट अ पैरासाइट, इट डज नॉट बाइट टू ह्यूमन टू गेट इट्स ओन मिल्क। खुद के खाने के लिए इंसान को बाइट नहीं करती, सबसे पहली बात। बोथ मेल एंड द फीमेल मॉस्किटो दे फीड ऑन द नेक्टर, ओके, और यू कैन से फ्रूट जूसेस, और यू कैन से द लिपिड्स दैट ooze from the plants. Now, female Anopheles mosquito bites human to get blood meal to nourish their developing fertile eggs. इसके वजह से वो लोग ह्यूमंस के पास आते हैं, क्योंकि हमारे ब्लड में आयरन कंटेंट प्रेजेंट होता है, ठीक है, जो कि उनके लिए इंपॉर्टेंट होता है, उनके एग्स के लिए। कमिंग टू द नेक्स्ट, एक ब्रूड पैरासिटिज्म है, जो कि आप लोगों को इसके बारे में पता ही होगा। इट इज अ मेथड ऑफ पैरासिटिज्म इन विच द ऑर्गेनिज्म ले इट्स एग इन द नेस्ट ऑफ द अदर बर्ड्स एंड लेफ्ट दैट अदर बर्ड टू इंक्यूबेट देम। ठीक है, मतलब लाइक कोयल अपने अंडे खुद के घोंसले में नहीं डालती, वो कौवे के घोंसले में डालती है, ये तो आप लोगों को पता ही होगा। और कौवे को लगता है कि वो खुद के अंडे हैं, इसलिए वो उसी को लाइक यू कैन से इंक्यूबेट कर देते हैं। ठीक है, तो ये भी आप लोगों को ध्यान में रखना है। लेकिन सी, ब्रूड पैरासिटिज्म ऑकर्स इन द बर्ड्स, एग्जांपल दिया हुआ है वही जो मैंने बताया। कुकू बर्ड्स ले इट्स एग इन द नेस्ट ऑफ द क्रो एंड ड्यूरिंग the period of evolution, eggs of the cuckoo birds has begun to resemble with the eggs of the crow. Okay, breeding season for them spring to summer, ये spring to summer season में आप लोगों को normally देखने मिलेगा। Next,
कमेंसलिज्म के बारे में बात करते हैं. इट इज एन इंटरैक्शन इन विच द वन स्पीशीज इज बेनिफिटेड एंड अदर इज रिमेन्ड नॉर बेनिफिटेड नॉर हार्म्ड. ओके, एग्जाम्पल इसको समझने के लिए, लाइक ऑर्किड ग्रोइंग एज एन एपिफाइट ऑन द मैंगो ब्रांच. तो ऑर्किड का जो प्लांट है वो नॉर्मली मैंगो ब्रांच के ऊपर नॉर्मली ग्रो करते हैं, लेकिन मैंगो के ट्री को इसका कोई फर्क नहीं पड़ता है. ठीक है. नेक्स्ट, barnacle is an arthropod related to the crabs and the lobster. You can say they are marine habitat growing on the back of the whale. तो वो लोग whale जो फिश होती है उसके ऊपर ग्रो कर जाते हैं और फिश को कोई फर्क भी नहीं पड़ता है इससे. ठीक है. इन बोथ केसेस नॉर मैंगो नाइदर व्हेल इज गेटिंग बेनिफिटेड. ओके, जैसे कि मैंने ऑलरेडी बताया. नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं. द कैटल एरगेट एंड द ग्रेजिंग कैटल इज फार्म्ड रूरल एरियाज इज अ क्लासिक एग्जांपल ऑफ द कमेंसलिज्म. तो ये एरगेट एंड कैटल का तो सिनेरियो आप लोगों ने देखा ही होगा. ठीक है. नेक्स्ट, sea anemone that has the sting tentacles and the clownfish that lives among them. ओके, तो सी एनिमोन जिनके पास बड़े बड़े टेंटेकल्स होते हैं, तो क्लाउनफिश जो होते हैं वो उनके अंदर ही सरवाइव करते हैं, उनके टेंटेकल्स के बीच वाले एरियाज में. ठीक है. द फिश गेट प्रोटेक्शन फ्रॉम द प्रेडेटर्स, ओके, विच स्टे अवे फ्रॉम द स्टिंगिंग टेंटेकल्स. नाउ द एनिमोन does not appears to derive any benefit from the hosting the clownfish. ओके, तो क्लाउनफिश को संभाल के, मतलब क्लाउन फिश को होस्ट करने में भी उनको कोई उसको बेनिफिट नहीं है उसमें. ठीक है. फिर भी पॉसिबली क्लाउन फिश आर एबल टू सर्वाइव ओवर देयर काफी इजीली. नेक्स्ट, म्यूचुअलिज्म की बात करते हैं. दिस इंटरैक्शन कॉन्फर्स बेनिफिट्स ऑफ बोथ द स्पीशीज. ओके, बोथ द इंटरैक्टिंग स्पीशीज. सबसे पहले आता है लाइकन विच रिप्रेजेंट एज intimate mutualistic relationship between the fungus and the photosynthesizing algae, or you can say cyanobacteria. नेक्स्ट एग्जांपल जो है ये आप लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा है, माइकोराइजा इन एसोसिएशन विद द रूट्स ऑफ द हायर प्लांट्स. ओके, तो फंजाई एंड द रूट्स ऑफ द हायर प्लांट्स ये आप लोगों को पता है. ठीक है. अभी इसके ज्यादा डिटेल में मैं नहीं जा रहा हूँ. कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट. इन मेनी स्पीशीज ऑफ द फिग ट्री देयर इज a tight one-to-one relationship with the pollinator, that is the wasps. okay, इसके बारे में पढ़ा रहेगा आप लोगों ने. हाइपेंथोडियम इन्फ्लोरेसेंस के बारे में बात चल रही है यहाँ पे. फिग प्लांट आ गया. ठीक है, तो वो तो मैंने ऑलरेडी बता दिया आप लोगों को. इन द मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स में भी आप लोगों ने पढ़ा था स्पेशल टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस में. ठीक है. नाउ coming to the next example, that is called as the orchid which shows the blending diversities. यहाँ पे blending diversities का मतलब ये होता है कि वो लोग like you can say फेक जो बोलते हैं ना, फेक पैटर्न्स बनाते हैं. इसी के कारण थोड़े से जो इंसेक्ट वगैरह होते हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि उनको लगता है कि नहीं वो उन्हीं के कैटेगरी का है. लाइक दे अपीयर लाइक अ फीमेल और दे अपीयर लाइक अ मेल फीमेल्स के लिए. ऐसे करके ऑर्किड्स के अपने अपने पैटर्न्स होते हैं. ठीक है, जो कि कंफ्यूज करके रखते हैं इंसेक्ट को, लेकिन इसका बेनिफिट ऑर्किड प्लांट्स को काफी अच्छे से हो जाता है और क्योंकि उनका पॉलिनेशन हो जाता है उसके थ्रू. ठीक है, तो बीज एंड बम्बल बीज आर द एग्जाम्पल गिवन टू यू ओवर हियर. इसी का ऑर्किड का एक एग्जाम्पल है जो कि एग्जाम में पूछा जाता है, ऑफरिस. ओके, विच एम्प्लॉयज ए सेक्सुअल टाइप ऑफ, यू कैन से थोड़ा सा डिजाइन बना रहता है उनके ऊपर, फ्लोरल पार्ट्स के ऊपर. ओके, जो कि यू कैन से उनका ऑर्किड का जो पेटल रहता है वो फीमेल के जैसे दिखता है. देयरफॉर मेल कम्स एंड सिट ओवर दैट फीमेल ऑर्किड फ्लावर. ओके, और इसी को कहते हैं सूडो कोऑपुलेशन टेक्निक्स, जिसके थ्रू पॉलिनेशन हो जाता है. ठीक है. नोट, यहाँ पे ये एक्स्ट्रा नोट है, लाइक एक्सपोनेंशियल ग्रोथ एंड द लॉजिस्टिक ग्रोथ ओवर हियर. इट ऑकर्स व्हेन द रिसोर्स आर अबंडेंट, इट ऑकर्स व्हेन द रिसोर्स आर लिमिटेड. ठीक है. एक्सपोनेंशियल ग्रोथ की बात करते हैं. पॉपुलेशन पासेस well beyond the carrying capacity of the ecosystem, whereas here population doesn't grow beyond the carrying capacity of the ecosystem. ठीक है. It produces the J-shaped curve, whereas over here it is produces the H-shaped curve. ये हम लोग सारी बातें ऑलरेडी देख चुके हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में. ठीक है. A stationary or stable phase is seldom achieved, whereas over here a stationary or stable phase is achieved. It has two phases, that is a lag phase and the log phase, whereas over here there are the four phases. One is called as a lag, log, decelerations, and then steady phase will be seen. Okay, and now over here it occurs in the fewer organisms like lemmings, and then
algal blooms and etc, whereas over here it is a more common examples like see wildlife yeast, okay, which is a microscopic fungus. तो यहाँ पे हम लोग actually विथ रिस्पेक्ट टू द एक्सपोनेंशियल ग्रोथ एंड द लॉजिस्टिक ग्रोथ यहाँ पे हम लोगों ने पूरा जो ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन का जो चैप्टर था वो डील कर लिया है। आप लोगों को एनसीईआरटी पढ़ना कंपलसरी है, रीड योर एनसीईआरटी लाइन टू लाइन, ओके। बाकी का नेक्स्ट चैप्टर से मिलेंगे आपको, ठीक है। थैंक यू।